हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अशोक डबास आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्ट पेपर लाइव पर एवं ऑनलाइन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका उपयोग ना केवल आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सही साबित होगा, अपितु आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। और यह टॉपिक आपके प्रतिदिन के दैनिक जीवन के अंदर काम में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसकी चर्चा आप हर पल हर क्षण जिसका प्रयोग करके आने वाली एंजाइटी को दूर करते रहते हो। तो हम बात करते हैं एक स्पेशल टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म होती है और कौन कौन सी कंडीशन में हमें इसका प्रयोग करना होता है, इन सब के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो डिफेंस मैकेनिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1904 में 1904 के अंदर सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था। डिफेंस मैकेनिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1904 में सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था तथा इसका डेस्क्रिप्टिव वर्णन जो था वो सिगमंड फ्राइड की डॉटर जो थी वह अन्ना फ्राइड के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म होती क्या है। तो डिफेंस मैकेनिज्म इज ए unconscious psychological mechanism. Defense mechanism is a unconscious psychological mechanism that reduce anxiety which rising from unacceptable or potential harmful stimuli. मतलब क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसका प्रयोग आप होने वाले एंजाइटी को कम करने के लिए करते हो। इसका प्रयोग एंजाइटी को कम करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन के जीवन के अंदर करते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो होती हैं, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो होती हैं वो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होती है और कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं। हम एक एक करके एक एक डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसका मतलब क्या होता है। कंपनसेशन का मतलब होता है कवरिंग अप। यदि आपकी जो वीकनेस है, किसी क्षेत्र में आप वीक हो तो आपकी जो वीकनेस है उसको आप कवर अप करते हो, पेंट अप कर लेते हो, कवर अप कर लेते हो। किसके द्वारा? जहां पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़िया है, जिस क्षेत्र में आपकी पकड़ है वहां से आप अपनी वीकनेस को क्या करोगे? कवर अप करके क्या कर लोगे? कंपनसेशन मतलब बैलेंस करने का प्रयास करोगे। उदाहरण के तौर पे आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि एक स्टूडेंट जो कि पढ़ाई के अंदर बहुत कमजोर है, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई के अंदर बहुत कमजोर है, वह कॉलेज के स्पोर्ट्स में क्या बनके? चैंपियन बनके। अब स्पोर्ट्स के अंदर वह चैंपियन मतलब ये इसकी स्ट्रेंथ थी, इसमें क्या है? उसकी अच्छी पकड़ है स्पोर्ट्स में, लेकिन वीकनेस कहां थी? स्टडी के अंदर वह काफी वीक था। तो स्टडी के अंदर वो वीक था तो उसने स्पोर्ट्स के अंदर क्या किया? अपना ज्यादा इस्तेमाल किया और इस कमी को उसने कवर अप कर लिया। इसे बोलते हैं कंपनसेशन। इससे फायदा क्या हुआ? अब इस डिफेंस मैकेनिज्म को यदि हम डेफिनेशन के ऊपर लागू करते हैं तो आप कैसे आएगी? आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म जिनका प्रयोग होने वाली एंजाइटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे आपने पढ़ा कि एक स्टूडेंट जो स्टडी के अंदर कमजोर था, मतलब फेल हो गया, स्टडी के अंदर क्या हो गया? फेल हो गया तो ये क्या थी? अनअक्सेप्टेबल हार्मफुल स्टिमुलाई थी। कोई नहीं चाहता कि मैं फेल हूं,
तो उसके लिए ये एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल स्टिमुलाई थी, जो क्या करेगी, अनएक्सेप्टेबल थी, तो पक्का वो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा करेगी या एंजाइटी पैदा करेगी। अब इस बढ़ी हुई एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए वो बंदा क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करेगा। क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म का। और कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करेगा वो, कंपनसेशन का। किसका करेगा, कंपनसेशन का। मतलब क्या करना है उसे, अब अपनी शक्तियों को पहचानना है और उन शक्तियों के द्वारा उस वीकनेस को मिटाना है। तो अब उसने सोचा कि मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, पढ़ाई में फेल हो रहा हूं, तो फिर क्या करेगा, वो अपनी शक्तियों को पहचानेगा और स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करेगा और कॉलेज का चैंपियन बन जाएगा, जिससे उसकी ये जो स्ट्रेस थी वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये था हमारी पहली डिफेंस मैकेनिज्म, कंपनसेशन। दूसरी हम बात करें सप्रेशन। सप्रेशन भी एक प्रकार की एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। सप्रेशन भी क्या है, एक प्रकार की एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जैसा कि आपने पढ़ा कि डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या था, एंजाइटी को कम करने वाली मैकेनिज्म। तो ये अपनी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको और जो बाहरी वातावरण है उन दोनों के मध्य एडजस्ट स्थापित करवाती हैं। इसलिए आप डिफेंस मैकेनिज्म को एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी बोल सकते हो। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी आप इन्हें बोल सकते हो। तो दूसरी आप डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे पढ़ रहे थे सप्रेशन। तो सप्रेशन जो है वह एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो कॉन्शियस लेवल पर काम करती है। आपने परिभाषा की शुरुआत में पढ़ा था कि डिफेंस मैकेनिज्म इज ए अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, लेकिन याद रखना कि सप्रेशन जो है वह एकमात्र ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो कॉन्शियस लेवल पर काम करती है। अब होता क्या है सप्रेशन के अंदर, सप्रेशन कॉन्शियस लेवल पर काम करती है जिन इच्छाओं को या उन पेनफुल आपके इवेंट जिन्हें जो आपके अंदर दर्द पैदा करते हो, उन्हें आप क्या करते हो, कॉन्शियस माइंड के द्वारा अवॉइड करने का प्रयास करते हो। आप चाहते हो कि कॉन्शियसली वो चीजें जो आपको दुख पैदा कर रही हैं कभी भी आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं आए, तो आप उन्हें क्या करने का काम करते हो, सप्रेस, उन्हें छुपाने का काम करते हो, उन्हें दबाने का काम करते हो। लेकिन कौन से माइंड के द्वारा करते हो, कॉन्शियस माइंड के द्वारा। कौन से माइंड के द्वारा, कॉन्शियस माइंड के द्वारा। उदाहरण के तौर पर आपने पढ़ा था, जैसे कि आपको पता है कि आप जैसे भी किसी भी काम के लिए जाओगे, अपनी बीवी के साथ जैसे ही बहस करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, तो आपका दिमाग जो है वह कम काम करने लगेगा। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप डेलिबरेटली जानबूझकर क्या करोगे, कॉन्शियसली तरीके से आप चाहोगे कि मैं अपनी वाइफ से आर्ग्यूमेंट नहीं करूं, क्योंकि आपको इस चीज का पता है कॉन्शियसली लेवल के द्वारा या कॉन्शियस माइंड के द्वारा कि यदि आपने अपनी पत्नी के साथ बहस की तो उसके द्वारा जो है वह आपको जो है वह अनअक्सेप्टेबल स्टिमुलाई पैदा होगी या फिर पेनफुल आइडियाज आपको मिलेंगे। इसलिए आप इंटरव्यू में जाने से पहले अपनी पत्नी से किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे। तो याद रहेगा, सप्रेशन जो है वह एक प्रकार की कॉन्शियस लेवल पर काम करने वाली डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें जागरूक चेतना के द्वारा आप क्या करते हो, आने वाली पोटेंशियल हार्मफुल स्टिमुलाई को अवॉइड करने का प्रयास करते हो। और तीसरी और इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो आप पढ़ोगे वो है रिप्रेशन। सप्रेशन और रिप्रेशन। सप्रेशन का मतलब आपने क्या पढ़ा था कि कॉन्शियसली यदि आप किसी भी चीज को भुलाने का प्रयास करते हो, जानबूझकर याद किसी भी चीज को भुलाने का प्रयास करते हो, वो तो कहलाती है सप्रेशन। और रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा आप क्या करते हो, अनकॉन्शियसली रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आपके शरीर के अंदर या आपके मन के अंदर जो भी उद्वेग पैदा हो रहे हैं, जो भी तनाव पैदा हो रहे हैं, उस स्ट्रेस को कम करोगे आप कैसे, अनकॉन्शियसली। कैसे, अनकॉन्शियसली। उदाहरण के तौर पे आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे या सुने होंगे कि कुछ चीजें धीरे धीरे, वे दुखदाई चीजें जो धीरे धीरे समय के साथ आप जो है वो उन्हें भूल जाते हो या अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ले जाते हो। जैसे कि आपका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है
वह ब्रेकअप हो गया, उसके बाद आप उसका जो बर्थडे है वो ऑटोमेटिकली भुलाने का प्रयास करते हो, तो ये क्या है, रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है वो यादें जो थी वो धीरे धीरे किसके अंदर जा रही हैं, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रही हैं। आपको ध्यान रखना है सप्रेशन और रिप्रेशन दोनों ही डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आप पेनफुल इवेंट को छुपाने का प्रयास करते हो, लेकिन याद इतना रखना है कि सप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म जो है वह कॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, और रिप्रेशन जो है उसके अंदर आप अनकॉन्शियसली किसी चीज को फॉरगेटफुल करते हो। इसमें आप अनकॉन्शियसली फॉरगेटफुल करोगे, जबकि सप्रेशन के अंदर आप डेलिबरेटली किसी चीज को भुलाने का प्रयास करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी एक प्रकार की एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। सब्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक प्रकार की एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आपने कहा कि ये एंजाइटी को तो कम करती ही है, इसके अलावा इसे आप ईगो डिफेंस इसे आप ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हो। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक प्रकार की ऐसी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप अनअक्सेप्टेबल या आपका जो डिजायर्ड गोल है, अनअक्सेप्टेबल डिजायर्ड जो गोल था उसको आप प्राप्त नहीं कर पाए, तो अब क्या करोगे, एंजाइटी उत्पन्न होगी। क्या होगी, एंजाइटी उत्पन्न। अब आपको प्रयोग करना है डिफेंस मैकेनिज्म का, किस लिए, इस बढ़ी हुई एंजाइटी को कम करने के लिए। तो आप इस अनअक्सेप्टेबल आपकी जो डिजायर थी उसे आप रिप्लेस कर दोगे। क्या कर दोगे, उसे रिप्लेस कर दोगे, किसके द्वारा, एक्सेप्टेबल के द्वारा, एक्सेप्टेबल डिजायर के द्वारा। वो चीज जो आप प्राप्त कर सकते हो, वो चीज जो आप प्राप्त कर सकते हो उसके द्वारा जो चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते उसकी जगह इसे रिप्लेस कर दोगे, जिससे क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ी हुई एंजाइटी या स्ट्रेस जो था वह ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपने पढ़ा होगा कि एक स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस के अंदर एडमिशन चाहता था, उसने बहुत मेहनत की लेकिन उसे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, मतलब अनअक्सेप्टेबल डिजायर, वह उस चीज को प्राप्त नहीं कर सका। फिर होने वाली एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करेगा, वो अपनी इस इच्छा को रिप्लेस कर देगा इससे कम इच्छा के अंदर, एक्सेप्टेबल डिजायर, जिसे वह प्राप्त कर सके, और नर्सिंग के अंदर या बीडीएस के अंदर अपना एडमिशन जो है वह सुनिश्चित कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी बढ़ी हुई एंजाइटी जो है वह ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आगे हम बात करें सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी क्या है, एक प्रकार की एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ऐसे होता है कि हमारा कोई भी डिजायरेबल गोल था लेकिन वह सोसाइटी के हिसाब से क्या नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें किसी चीज की जरूरत थी या हमारी कोई भी फीलिंग्स थी वो सोसाइटी के हिसाब से मैच नहीं खा रही, तो उस फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करोगे कैसे, थ्रू द सोशल एक्सेप्टेबल वे। कैसे करोगे, सोशल एक्सेप्टेबल वे, सोशल एक्सेप्टेबल वे के द्वारा यदि आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हो तो वह किस प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म है, सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म। जैसा कि आप उदाहरण समझो कि आपको क्या करना है, एक अनमैरिड लड़की है, एक अनमैरिड लड़की है और उसे बच्चों से बेहद प्रेम है। अनमैरिड लड़की है, बच्चों से बेहद प्रेम है, मतलब ये क्या हो गया, अनएक्सेप्टेबल। अब वह बच्चे तो नहीं पैदा कर सकती, अनमैरिड है, तो फिर क्या करेगी, सोशली एक्सेप्टेबल वे अपनाएगी और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेगी। मतलब सोशली एक्सेप्टेबल वे क्या है, वह कोई नर्सरी ज्वाइन कर सकती है, वह क्या कर सकती है, कोई नर्सरी ज्वाइन कर सकती है और वहां के से बच्चों का प्यार जो है वह आसानी से प्राप्त कर सकती है। दूसरा उदाहरण आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट या एक लड़का जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो गुस्सा जो था, ये फीलिंग्स क्या थी, अनएक्सेप्टेबल। ये फीलिंग्स क्या है, अनएक्सेप्टेबल। समाज जो है इस गुस्से को स्वीकार नहीं करेगा। अब वह अपनी इस फीलिंग्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करे ताकि उसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, तो वह उसे एक सोशल वे के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अपने गुस्से को बॉक्सिंग में चेंज कर देगा और वह एक अच्छा खासा बॉक्सर बन जाएगा। ऐसे ही तीसरा उदाहरण यदि आप समझो तो हो सकता है कि
ब्रेकअप के बाद में, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपका कोई लव पर्सन जो है वो खो जाता है, तो उसके बाद में आप एक अच्छे राइटर बन जाते हो। अपनी फीलिंग्स को आप सोशली एक्सेप्टेबल वे के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हो, जिसकी वजह से आप में किसी प्रकार का तनाव या फिर स्ट्रेस नहीं आएगा। यह रही आपकी सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म। आगे हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट देखी जाने वाली या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाने वाले डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, पासिंग द ब्लेम। प्रोजेक्शन मतलब क्या होगा, पासिंग द ब्लेम। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर वे आइडियाज या वे फीलिंग्स जो आपके अंदर एंजाइटी पैदा करेंगे, उनको आप क्या कर दोगे, पास कर दोगे। उन्हें क्या कर दोगे, पास कर दोगे, थोप दोगे किसी दूसरे के ऊपर, और अपनी एंजाइटी को कम कर लोगे। सबसे सुटेबल एग्जांपल जो आपने पढ़ा होगा या देखा होगा वो मिलता है कि एक सर्जन जो है जिसने सर्जरी की, सर्जरी करने के बाद में जब उसने देखा कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम आना चाहिए था वो नहीं आ रहा, तो सिंपली बात है कि जब एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिलेगा तो क्या होगी, सर्जन को टेंशन होगी, चिंता होगी, तनाव होगी, तो वह उसे कम करेगा प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करके, और अपने उस गुस्से को, अपनी उस गलती को वह ब्लेम कर देगा किस पे, स्क्रब नर्स पे, जिसने ऑपरेशन के दौरान उसकी हेल्प की थी। अब ऐसा करने से क्या होगा कि सर्जन की बढ़ी हुई एंजाइटी या स्ट्रेस जो थी वह ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यह होती है प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आप अपनी भावनाओं को क्या कर देते हो, किसी दूसरे के ऊपर आरोपित करके अपने स्ट्रेस को और अपने तनाव को ऑटोमेटिकली कम कर लेते हो। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म के बाद में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वह प्रोजेक्शन का ही एक स्पेशल प्रकार है। डिस्प्लेसमेंट जो है वह क्या है, प्रोजेक्शन का ही एक विशेष प्रकार है। प्रोजेक्शन में आप ब्लेम को पास करते हो, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आप अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, लेकिन किनके ऊपर आरोपित करते हो, लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट जो है वह प्रोजेक्शन का ही एक स्पेशल प्रकार होता है, जिसके अंदर आप अपनी फीलिंग्स को या अपने आइडियाज को अपने से कम या लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर आरोपित कर देते हो। उदाहरण, इसका सबसे सुटेबल उदाहरण जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी कंपनी के अंदर बॉस के द्वारा डांट मिली, तो बॉस यहां पे क्या था, बॉस क्या था, आपसे सुपीरियर था, तो अब आप को बॉस के द्वारा डांट फटकार सुनने को मिली, तो आप घर आकर अपने बच्चों पे या बीबी पे चिल्ला रहे हो। उन पे क्यों चिल्ला रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी तनाव हो चुका है। अब उस तनाव को आप कहां रिप्लेस कर रहे हो, लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट पे, अपने बच्चों पे या बीबी पे। पास तो आप यहां भी कर रहे हो, आपने कहा था प्रोजेक्शन में भी आप पासिंग द ब्लेम करते हो, और यहां भी आप अपनी फीलिंग्स को पास तो कर रहे हो, लेकिन आपने यहां का, यहां आप फीलिंग्स को और आइडियाज को पास करते हो, वो भी लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, जबकि प्रोजेक्शन के अंदर आप अपनी गलतियों को ही, अपने ब्लेम को ही सीधा किसी दूसरे के ऊपर आरोपित कर देते हो। जैसे आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हो प्रोजेक्शन का, सबसे सुटेबल उदाहरण, जैसे चीटिंग करते हुए एग्जाम में किसी विद्यार्थी को पकड़ लिया गया, तो अब विद्यार्थी को चिंता हुई, तो अब इस टेंशन को वह कैसे कम कर सकता है, वह बोल सकता है कि दूसरे विद्यार्थी जो है वो भी तो चीटिंग कर रहे थे, उन्हें देखकर मैंने चीटिंग करना प्रारंभ किया है। मतलब वो अपनी गलती ना स्वीकार करके क्या कर रहा है, इस गलती को भी किसी दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है। तो ये तो रहेगा प्रोजेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट में एक शब्द याद रखना है, लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। आप अपनी फीलिंग्स को और अपने आइडियाज को लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्लेस कर देते हो। डिस्प्लेस करके आप क्या कर सकते हो, अपनी एंजाइटी को ऑटोमेटिकली कम कर सकते हो। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो कि आपको कंपटीशन में हर एग्जाम में देखने को मिलेगी, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है आप एक्सक्यूज देते हो, किसी चीज का क्या देते हो आप, एक्सक्यूज, मेकिंग एक्सक्यूज। इसके अंदर आप एक्सक्यूज बनाते हो।
मेकिंग एक्सक्यूज, आप एक्सक्यूज बनाते हो, लेकिन वह एक्सक्यूज कैसा होता है? वह एक्सक्यूज जो होता है वह ओरिजिनल एक्सक्यूज नहीं होता या रियल एक्सक्यूज नहीं होता। रियल एक्सक्यूज से लेस एक्सक्यूज आप देते हो। उदाहरण के तौर पे इसका सबसे सुंदर उदाहरण जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा स्वीट लेमन, स्वीट लेमन और श्योर ग्रोप, श्योर ग्रेप्स, श्योर ग्रेप्स और स्वीट लेमन। रेशनलाइजेशन के अंदर आप क्या करोगे? खुद अपने हिसाब से एक्सक्यूज तैयार करोगे ताकि आप में किसी प्रकार की एंजाइटी नहीं हो। जैसे आप नींबू को मीठा बोल सकते हो क्योंकि नींबू आपके पास है इसलिए वह आपके लिए मीठा हो गया, और ग्रेप्स श्योर, ठीक है, आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सके तो आपके हिसाब से आपने एक्सक्यूज बना लिया कि वो चीज मेरे लायक है ही नहीं या वो चीज जो है वह गलत है। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाले डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो रेशनलाइजेशन है। रेशनलाइजेशन में आपको ये दो चीजें याद रखनी है, स्वीट लेमन और श्योर ग्रेप्स। इसके आधार पर आप किसी भी एग्जाम्पल को आसानी से सोल्व आउट कर सकते हो। इसके अंदर इंसान जो है वह एक्सक्यूज देता है लेकिन एक्सक्यूज जो है वह रियल नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझो तो किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आया और रिजल्ट में फेल हो गया। फेल होना जो रियल रीजन था वो था कि उसने खुद ने पढ़ाई नहीं की, लेकिन वह मेकिंग एक्सक्यूज बनाएगा चलने वाला, और वह क्या बोलेगा कि कॉलेज के अंदर जो है वह पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, या हॉस्टल फैसिलिटीज जो थी वो खराब थी, या हॉस्टल का एनवायरनमेंट जो था वो किसी इस प्रकार से नहीं था कि मैं एग्जाम में पास हो सकता। तो ये क्या हो गया? रेशन। उसने रीजन तो दिया है, एक्सक्यूज तो दिया है, और एक्सक्यूज जो था वह चलने वाला भी था, लेकिन रियल एक्सक्यूज ये नहीं था। यदि आप रियल एक्सक्यूज को छुपा करके कोई दूसरा एक्सक्यूज देते हो तो वह कहलाती है रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। आगे हम बात करते हैं अनडूइंग। अनडूइंग मतलब डूइंग यानी करना। आपने कोई काम किया, अब आप क्या नहीं करोगे? उस काम को दोबारा रिप्रेजेंट नहीं करोगे। यदि आपने कोई काम किया और आपको लगता है कि वो काम गलत हो गया तो आप वो काम दोबारा कभी नहीं करोगे, क्योंकि उस काम की वजह से आप में एंजाइटी होगी और आप क्या करोगे? डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करोगे अनडूइंग का, और उस काम को हमेशा के लिए नकार दोगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे ही आप किसी से टकराते हो, टकराने के बाद में आपको नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला, जैसे ही आप किसी से टकराने के बाद आपको नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला, तो अब आप क्या करोगे? उस काम से बचने का प्रयास करोगे, उस काम को दोबारा नहीं करोगे। जैसे दोबारा या तो आप टकराओगे नहीं किसी से, या टकरा भी गए तो तुरंत आप एक्सक्यूज मी शब्द का प्रयोग करोगे। यदि आप टकरा गए तो एक्सक्यूज मी शब्द का प्रयोग आप करोगे। दूसरा, आपने कहा कि अनडूइंग के अंदर क्या कर सकते हो? जैसे दो क्लोज फ्रेंड है, उनके अंदर किसी प्रकार की लड़ाई होगी, जब वो नेक्स्ट डे मिलेंगे तब क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार से मिलेंगे कि लगेगा कि कभी इनके बीच कोई किसी प्रकार की लड़ाई हुई ही नहीं। मतलब उन्होंने क्या किया? अनडूइंग, उस चीज को जो उन्हें फायदा नहीं पहुंचा रही थी वो काम वो दोबारा नहीं कर रहे, जिससे उनमें किसी प्रकार का तनाव जो है वह उत्पन्न नहीं होगा। फैंटेसी, कल्पना। आप क्या कर सकते हो? अपनी एंजाइटी को, ठीक है, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए डे ड्रीमिंग, सपने ले सकते हो, कल्पना कर सकते हो। जैसे आपने कहा था कि एक विद्यार्थी जो है वह अपने डिजायर्ड गोल को पूरा नहीं कर पा सकता, घर वाले जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशन उससे रखते थे, अब वह उन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो अपनी बढ़ी हुई एंजाइटी को वो कैसे कम करेगा? अपनी बढ़ी हुई एंजाइटी को वो डे ड्रीमिंग के द्वारा पूरा करेगा कि आज नहीं तो कल मैं एक अच्छी जॉब लग जाऊंगा, एक अच्छी सैलरी मैं कमाऊंगा और घर वालों की सारी जो जरूरतें हैं मैं वो पूरी कर दूंगा। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में जी रहा है और अपनी होने वाली एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, तो हम नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअल शब्द जो है वही इस डिफेंस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बौद्धिक क्रियाएं। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बौद्धिक क्रियाएं। वे सारी की सारी लॉजिकल थिंकिंग जो दिमाग के द्वारा काम करती हो,
तो जब भी आपके अंदर किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है तो आप कॉग्निटिव प्रोसेस का प्रयोग करके या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का प्रयोग करके, लॉजिकल थिंकिंग का प्रयोग करके उस स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करते हो। उस डिफेंस मैकेनिज्म को कहा जाता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। उदाहरण के तौर पर अर्थक्वेक के अंदर आपकी फैमिली जो है उसका लॉस हो गया, तो अब आप जो है वह जीवन और मृत्यु की फिलॉसफी है उसके द्वारा अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हो। आप अपने आप को ये बोल सकते हो कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये क्या था? एक कॉग्निटिव प्रोसेस। ये क्या थी? एक कॉग्निटिव प्रोसेस, एक लॉजिकल थिंकिंग जिसके द्वारा होने वाली एंजाइटी को आप कम कर रहे हो। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म आपने काम में ली? इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन, इंट्रो मतलब परिचय, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ। अपना जो आइडेंटिफिकेशन आप देते हो, अपना परिचय जो देते हो, वो किसके द्वारा देते हो? किसी दूसरे को आधारित मानकर। आप अपना परिचय जो है वह किसी दूसरे को आधार मानकर यदि दे रहे हो तो वह डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है इंट्रोजेक्शन। वह कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है? इंट्रोजेक्शन। जैसे कि आप अपनी वैल्यूज, स्टाइल जो है वो अपने एडमिरेट टीचर को बता सकते हो। आप बता सकते हो कि मैंने ये सब सारी चीजें जो हैं वो अपने किसी पसंदीदा टीचर से सीखी हैं। तो ये किस प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म है? इंट्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिनाइल। डिनाइल एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है, इसके अंदर होने वाली एंजाइटी को आप कैसे करोगे? रिफ्यूज करके। क्या करोगे? रिफ्यूज द रियलिटी। रिफ्यूज द रियलिटी। रिफ्यूज द रियलिटी। आपकी जो रियलिटी है आप उसे तुरंत प्रभाव से कुछ क्षण के लिए मना कर दोगे। ठीक है, उस चीज से आप मना कर दोगे ताकि आपके अंदर होने वाली एंजाइटी जो है वह ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे इसका सुंदरतम एग्जांपल आपने देखा था कि अचानक से जैसे आपने ब्लड टेस्ट करवाया या किसी भी टेस्ट में आपने पाया कि आप HIV पॉजिटिव हो, ठीक है, तो आपको जैसे ही कैंसर या HIV का पता चला तो आप तुरंत प्रभाव से उस रियलिटी को क्या कर दोगे? रिफ्यूज कर दोगे कि ये जो टेस्ट रिपोर्ट थी ये गलत थी। क्यों? क्योंकि आपने डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करके अपनी एंजाइटी को कम करने का प्रयास किया है। दूसरा उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते हो। जैसे आपको सिगरेट पीते हुए किसी ने देख लिया और जब वह आपके घर वालों को यह बात बता रहा है तो आपके घर वाले डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करके क्या बोलेंगे? नहीं, हमारा लड़का जो है वो ऐसा कर ही नहीं सकता। रियलिटी थी कि आप सिगरेट पी रहे थे लेकिन घर वालों ने तुरंत प्रभाव से उस चीज को क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमें किसी प्रकार के चिंता या तनाव हो, तो वो अपनी चिंता या तनाव को कम करने के लिए इस रियलिटी को से क्या कर देते हैं? रिफ्यूज कर देते हैं ताकि मुझमें किसी प्रकार का तनाव पैदा नहीं हो। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर क्या करते हो आप? रिएक्शन फॉर्मेशन, आप प्रतिक्रिया का निर्माण करते हो। क्या करते हो? प्रतिक्रिया का निर्माण करते हो। आप किसी चीज को पसंद नहीं करते, आप किसी चीज को पसंद नहीं करते, लेकिन अब आपको उसके प्रति क्या करनी है? रिएक्शन तैयार करनी है। तो आप क्या करोगे? ना चाहते हुए भी उसके प्रति पॉजिटिव रिएक्शन जो है वह प्रदर्शित करते हो। यह कहलाती है रिएक्शन फॉर्मेशन। इसका सुंदरतम उदाहरण जो है वो आप राजनीति के अंदर देख सकते हो। भ्रष्टाचार में व्याप्त खुद जो पॉलिटिशियन है वो भ्रष्टाचार के ऊपर ही स्पीच दे रहा है। भ्रष्टाचार में खुद व्याप्त कोई पॉलिटिशियन है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कर रहा है? स्पीच दे रहा है। मतलब क्या कर रहा है? रिएक्शन फॉर्मेशन। उसके मन में मौजूद जो आइडियाज हैं उनके जस्ट अपोजिट आइडिया जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह कहलाएगी रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट आप पढ़ रहे हो रिग्रेशन। रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? आपकी जो रियल एज है, ठीक है, उस ऐसे नीचे का बिहेवियर जो है वह आप प्रदर्शित करोगे। रिग्रेशन मतलब आप नीचे चले जाओगे, आपके रियल एज से भी नीचे चाइल्डिश बिहेवियर जो है वो आप प्रेजेंट करने का प्रयास करोगे। जैसे ही आपने बहुत बार देखा होगा या प्रतिदिन की दैनिक जीवन में भी आप इसका प्रयोग करते हो। जैसे ही कोई कठिन सिचुएशन आती है आप बच्चों की तरह नाखून काटने लगते हो। तो कठिन सिचुएशन के अंदर नाखून काटना किस प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म का उदाहरण हो गया? रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। रिग्रेशन के अंदर आप चाइल्डिश बिहेवियर जो है वह प्रदर्शित करते हो। आपने अभी तक बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो पढ़ी है। हम एक बार जो है इनका ब्रीफली जो है रिवीजन करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा था डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म होती क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1904 में सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था।
इसका डेस्क्रिप्टिव वर्णन जो है वह अन्ना फ्राइड के द्वारा किया गया था, जो कि सिगमंड फ्राइड की पुत्री थी। आगे आपने पढ़ा था कि डिफेंस मैकेनिज्म को और किस किस नाम से जाना जा सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जा सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटल मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जा सकता है और डिफेंस मैकेनिज्म को ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जा सकता है। आगे आपने पढ़ा था कि डिफेंस मैकेनिज्म होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन के तौर पे आपने पढ़ा था कि डिफेंस मैकेनिज्म इज ए अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट रिड्यूस, जो कि कम करती है, एंजाइटी विच राइजेज फ्रॉम अनअक्सेप्टेबल और पोटेंशियल हार्मफुल स्टिमुलाई। जो पोटेंशियल और अनअक्सेप्टेबल हार्मफुल स्टिमुलाई है उससे उत्पन्न होने वाली एंजाइटी को कम करने के लिए काम में ली जाने वाली जो भी अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है उन्हें ही डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। आगे आप एक एक करके डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। सबसे पहले आपने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी थी कंपनसेशन। कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब आपने पढ़ा था कि आपकी जो कमियां हैं उनको आप अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा कवर अप कर लेते हो। उदाहरण के तौर पे आपने पढ़ा था कि स्टडी में जो कोई कमजोर स्टूडेंट है वह गेम के अंदर चैंपियन बन के कंपनसेट कर सकता है। कोई दिखने में कम सुंदर है तो वह स्टडी के अंदर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के द्वारा कंपनसेट कर सकता है। आगे आपने दूसरा पढ़ा था सप्रेशन। सप्रेशन में आपने पढ़ा था कि यह एक प्रकार की कॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर आप अपने जो पेनफुल आइडियाज हैं उनको वॉलेंट्री तरीके से जानबूझकर डेलिबरेटली भुलाने का प्रयास करते हो। उदाहरण आपने पढ़ा था कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप जो है वह अपनी वाइफ से बहस करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप उससे आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपका इंटरव्यू जो है वह खराब जा सकता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियसली। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियसली आप जो भी पेनफुल आइडियाज हैं उन्हें भुलाने का प्रयास करते हो। जैसे इसमें आपने उदाहरण पढ़ा था कि ब्रेकअप के बाद में जो है वह आप अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे जो है वह भूल जाते हो। नेक्स्ट आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म होती है या एक ऐसी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर आप अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को क्या कर लेते हो, प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्हें थोड़ा सा कम कर लेते हो। उदाहरण के तौर पे आपने पढ़ा था कि एक स्टूडेंट जिसे कि एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए था, एडमिशन ना मिलने पर वह बीडीएस जो है वह ज्वाइन कर सकता है या नर्सिंग ज्वाइन कर सकता है। सब्लिमेशन में आपने पढ़ा था कि जो भी अनअक्सेप्टेबल आपकी डिजायर थी उनको आप सोशली एक्सेप्टेबल वे के अंदर रिप्रेजेंट करके अपनी एंजाइटी को कम करने का प्रयास करते हो। उदाहरण आपने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति जो है वह बॉक्सर बन सकता है, ब्रेकअप के बाद व्यक्ति जो है वह राइटर बन सकता है, कथाकार बन सकता है, या एक जो अनमैरिड लड़की थी उसे बच्चों से प्यार था तो वह नर्सरी ज्वाइन कर सकती है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब आपने पढ़ा था पासिंग द ब्लेम। इसके अंदर आप अपनी गलतियों को किसी दूसरे के ऊपर आरोपित करके अपनी एंजाइटी या स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करते हो। जैसा कि आपने पढ़ा था कि किसी सर्जन के द्वारा गलती होने पर वह अपनी गलती को स्क्रब नर्स के ऊपर थोप सकता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वह प्रोजेक्शन का ही एक स्पेशल प्रकार होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वह प्रोजेक्शन का ही एक स्पेशल प्रकार होती है। इसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी फीलिंग्स, अपनी डिजायर और अपने आइडियाज जो हैं वो लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्लेस कर देते हो। जैसा कि आपने कहा था कि बॉस से डांट फटकार खाने के बाद में घर आकर बच्चों पर और बीवी पर चिल्लाना जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट प्रकार की एक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि ऐसा करने से आपका बढ़ी हुई एंजाइटी और गुस्सा जो था वह ऑटोमेटिकली कम हो सकता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आपने पढ़ा कि इसमें आपको करना क्या होता है, मेकिंग एक्सक्यूज। आप अपने हिसाब से एक्सक्यूज बना के एंजाइटी को कम करने का प्रयास कर देते हो। इसमें आपने पढ़ा था स्वीट लेमन और श्योर ग्रेप्स। नेक्स्ट आपने पढ़ा था अनडूइंग। अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म में आपने पढ़ा था कि कोई भी अनअक्सेप्टेबल जो आइडियाज था या स्टिमुलाई जो थी, जो काम आपने किया है वो आप दोबारा ऐसा काम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करोगे ताकि आपके अंदर किसी प्रकार की एंजाइटी पैदा नहीं हो। उदाहरण के तौर पे आपने कहा था कि दो दोस्तों के अंदर लड़ाई होने के बाद में जब वो नेक्स्ट डे मिलेंगे तो इस प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे पहले उनके बीच किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हुई हो। नेक्स्ट आपने कहा था फैंटेसी। आप अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए डे ड्रीमिंग का प्रयोग करते हो तो वह कहलाती है फैंटेसी। नेक्स्ट आपने पढ़ा था इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के द्वारा या लॉजिकल थिंकिंग का प्रयोग करके बढ़ने वाली एंजाइटी को कम कर सकते हो। उदाहरण आपने पढ़ा था
कि अर्थक्वेक के अंदर आपकी फैमिली का लॉस होने के बाद में आप जो है वह बर्थ और डेथ जो है उसकी फिलोसफी का एक्सप्लेन करके अपनी बढ़ी हुई एंजाइटी को ऑटोमेटिकली कम कर सकते हो। नेक्स्ट आपने पढ़ा था इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, खुद का जो परिचय है वो किसी दूसरे के आधार पर देते हो, अपना परिचय जो है वो किसी दूसरे के आधार पर देते हो। नेक्स्ट आपने पढ़ा था डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म। डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आपने क्या करना होता है कि आप जो है रियलिटी को थोड़ी देर के लिए नकार देते हो, रियलिटी को थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हो, नकार देते हो, उसे आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पे आपने कहा था कि अचानक से यदि आपको किसी प्रकार का रोग जो है वह डायग्नोस होता है तो आप तुरंत प्रभाव से उसे नकार देते हो। नेक्स्ट आपने पढ़ा था रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में आपने पढ़ा था कि आप जो है वह अपने उल्टे आइडियाज या अपोजिट रिएक्शन देकर के अपनी स्ट्रेस को कम करते हो। जैसे आप किसी को पसंद नहीं करते और जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आप जस्ट अपोजिट रिएक्शन प्रदर्शित करके अपने स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करोगे। जैसे आपने कहा था कि सास और बहू जो है वो आपस में पसंद नहीं करती, लेकिन जैसे ही सास बहू के सामने आती है तो उसका रिएक्शन जो होता है वह बहुत अच्छा होता है, या मन में जो बातें होती हैं उससे जस्ट अपोजिट वह है जो रिएक्ट करती है। लास्ट और फाइनली आपने पढ़ा था रीग्रेशन। रीग्रेशन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसमें आप अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए चाइल्डिश बिहेवियर करते हो। जैसे आपने कहा था कि कठिन असाइनमेंट देने के बाद बच्चों की तरह रोने लग जाना, या फिर आपसे इंजेक्शन प्रिपेयर करते समय गलती होने पर भी बच्चों की तरह रोने लग जाना, नाखून काटना, ये सारी चीजें जो हैं वो रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आती हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्ण।